कभी समाचारों में सुन लेते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। सतह सबसे लास्ट वाले देखते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32 है। सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल है, ठीक है ना, तो कौन सी है भाई? यही है ना क्वेश्चन चौथा डी। इसका जो आंसर होगा चौथा होगा। जी सर। वेरी गुड, पृथ्वी है, ठीक है। इसका जो हुआ है पृथ्वी है ऑप्शन, जिसमें तीन ऑप्शन और इसके अलावा नाग, त्रिशूल और आकाश। सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल्स हैं, इसमें एक पृथ्वी है। बाकी यदि आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिखते भी रहेंगे बाकी और ऑप्शंस के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे सतह से सतह वाला सरफेस टू सरफेस पृथ्वी है और सौर्य मिसाइल है, ठीक है ना। पृथ्वी आप लिखना चाहेंगे पृथ्वी और सौर्य क्या है? सरफेस टू सरफेस, सरफेस पृथ्वी और सौर्य मिसाइल। इसके अलावा नाग जो है भारत द्वारा विकसित टैंक भेदी मिसाइल। लिख लें आप लोग, इसमें लिखने ज़्यादा बेहतर रहेगा ये चीज़ें, इंफॉर्मेशन। भारत द्वारा विकसित टैंक भेदी मिसाइल है जो कि भारत द्वारा विकसित टैंक भेदी मिसाइल है जो कि तीसरी पीढ़ी का, थर्ड जनरेशन का है। थर्ड जनरेशन का नाग जो है थर्ड जनरेशन और टैंक भेदी मिसाइल, ठीक है। एंटी टैंक इसको बोलते हैं, एंटी टैंक मिसाइल। इसको इंग्लिश में एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक या टैंक भेदी मिसाइल, ठीक है ना, एंटी टैंक। इसके बाद है आकाश और त्रिशूल। तो आकाश की अगर बात करें तो क्या है? आकाश सतह से हवा में, और त्रिशूल भी क्या है? सतह से हवा में। ये दोनों ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है ना। सतह से हवा में आकाश भी है और त्रिशूल भी सतह से हवा में है। सरफेस टू एयर, ठीक है ना, सरफेस टू एयर। इसके बाद है 31वां क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल, मतलब एंटी टैंक जो मिसाइल है कौन सी है? नाग है। नोट करेंगे पहला जी, पहला है नाग एंटी टैंक मिसाइल। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है नाग एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल नाग। इसके अलावा वज्र, अग्नि और आकाश। अग्नि आप जान रहे हैं मिसाइल है जो सबसे पहला मिसाइल था, और डॉक्टर टेसी थॉमस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। डॉक्टर टेसी थॉमस, जिसको नोट करते चलेंगे हम लोग, डॉक्टर टेसी थॉमस। इनके आगे हम इनके परिचय के रूप में लिखेंगे मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया। डॉक्टर टेसी थॉमस, मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया। और इनका एक उपनाम और भी है, अग्निपुत्री। इनका मतलब पूरा योगदान ही है, पूरा संपूर्ण योगदान है इनका मिसाइल को बनाने में, डेवलप करने में, ठीक है ना, डॉक्टर टेसी थॉमस। और इसके अलावा
डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के नेतृत्व में मिसाइल अग्नि मिसाइल जो है दोनों ने किया। डॉक्टर टेसी थॉमस और डॉक्टर कलाम दोनों के नेतृत्व में अग्नि का वह हुआ। और फादर ऑफ मिसाइल अग्नि मिसाइल कहते हैं इनको डॉक्टर कलाम, ठीक है ना, डॉक्टर कलाम को फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम किसको जानते हैं, डॉक्टर कलाम, ठीक है ना। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया डॉक्टर टेसी थॉमस, ठीक है। फिर इसमें आकाश भी है। आकाश जो है मिसाइल है, जो मैंने बताया आपको, सतह से हवा में। नाग जो है एंटी टैंक जो है मिसाइल है, ये सब चीजें हैं। वज्र व्हीकल के रूप में, ठीक है, व्हीकल के रूप में यान, इसके आयुध सामग्री ले जाने वाली, ठीक है, आयुध सामग्री, आयुध डिफेंस जो आर्टिलरी होती है, आर्टिलरी वैन, ठीक है, आर्टिलरी। इसके बाद है तीसरे पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है। डॉक्टर राजा रमन्ना के बारे में अगर बात किया जाए, इसका पहले तो आंसर हम लोग बता देते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है। तो भारतीय प्रक्षेपास्त्र के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन है भाई, अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। बाकी एक दो हम और इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डॉक्टर राजा रमन्ना कौन थे। डॉक्टर राजा रमन्ना परमाणु परीक्षण के सूत्रधार। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो डॉक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में ही हुआ था। 1974 में जो प्रथम पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था, जिसका जो कोड नेम क्या था, इस्माइली बुद्धा, ठीक है। ये सब चीजें बहुत क्लियर एकदम पता होना चाहिए। प्रथम पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था, जो कि डॉक्टर किसकी सरकार में हुआ था, लेडी आयरन मैन वुमेन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। और जो ये थे डॉक्टर राजा रमन्ना, इनका लीड कर रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद है एमजी कृष्णा मेनन। इनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे आगे, कुछ हमारे टॉपिक्स में है, लेकिन अभी थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं। जो चाइना भारत वार हुआ था 1962 में, उसमें क्या थे, सेना अध्यक्ष के रूप में थे, ठीक है ना। तो देखेंगे हम इनको। और चाइना भारत युद्ध में 1962 में कुछ 4 लोगों के नेतृत्व में जो है युद्ध था, मैं उनकी भी चर्चा आगे करूंगा आपसे। चलिए इसको अभी थोड़ा सा होल्ड रखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप जान ही रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29। नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे भाई, उल्टे की तरफ है। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल नहीं है। यहाँ अग्नि है, आकाश है, पिनाका है और नाग है। नाग नहीं है। तो जो पिनाका है, ठीक है ना, नाग तो है भाई, नाग तो मिसाइल तो नहीं है, नाग मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, आकाश भी मिसाइल है और अग्नि भी मिसाइल है। लेकिन जो पिनाका है वो मल्टी, देखिए मल्टी बैरल है, बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका क्या है, जो शंकर जी के धनुष का नाम है, ठीक है ना, पिनाका। पिनाका जो है ये क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से मतलब क्या है कि इसमें इनके इतने बैरल्स हैं। आप लोगों ने एक चीज देखा है, डबल बैरल बंदूक। कभी आप लोगों ने देखा होगा सिंगल बैरल भी होता है, सिंगल नली वाला बंदूक भी होता है, जो पुलिस वाले में टांगे रहते हैं। कभी कभार या बैंक में आप लोग देखते हैं सिंगल में एक नली बंद होती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा है 2 नलियां उसमें होती है ना, सटीक बिल्कुल इस तरह से 2
नलियां होती हैं। तो क्या है, डबल बैरल बलून। जो जितनी नलियां होती हैं उतनी बैरल उसको बोलते हैं, बैरल। बैरल मीन वही नलियां। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मतलब इसमें जो है रॉकेट इसमें डाल दिया जाए और फिर वो धनुष की तरह, जैसे शंकर जी का धनुष था ना पिनाका, पिनाका जो है, पिनाक किसका नाम था, शंकर जी के धनुष का नाम था। तो एज ये रॉकेट लॉन्चर, मतलब रॉकेट क्या हो गया, तीर के रूप में हो गया, और जो वह है धनुष क्या है, वो एज एक तरह से धनुष का काम होगा। मतलब उसमें डाल दिया गया रॉकेट को और लॉन्चर है एक तरह से, उसमें से फिर धड़ाधड़ छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो वही है। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो धनुष के बारे में हम लोग क्लियर कर लिए और बाकी भी क्लियर ही है। इसके बाद है हंसा 2 किसका नाम है? क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? हंसा 2 क्या है भाई? हंसा 2 एक ट्रेनिंग व्हीकल, ट्रेनिंग व्हीकल, प्रशिक्षण यान है। हंसा 2 ट्रेनिंग व्हीकल, हंसा 2 ट्रेनिंग व्हीकल, ट्रेनिंग व्हीकल है। बाकी और भी चीजें इसमें दी गई हैं। तो एक उपग्रह, एक पनडुब्बी और 17 पार करने वाला प्रक्षेपण, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हंसा क्या है? एक ट्रेनिंग व्हीकल है। इसके बाद है अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। किस चीज से जुड़ा हुआ है? भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल, की गई मिसाइल से, क्योंकि फर्स्ट जो मिसाइल थी भारत की अग्नि के रूप में थी। इसके बाद है इसमें और जो भी ऑप्शन है ये हमारे किसी काम के नहीं है। फिर बात आती है ऑपरेशन शक्ति 98, जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ उसको हम स्माइलिक बुद्धा के नाम से जानते हैं। और जो ये 98 में जो परीक्षण हुआ पोखरण का सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, किसकी गवर्नमेंट में हुआ भाई? उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो हुआ, और इसका नाम था क्या? शक्ति 98, ठीक है ना, शक्ति 98, ठीक है। और ये क्या था? भू मतलब सतह जमीन के अंदर इसका जो है किया गया था, ठीक है ना, ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग है। इसके बाद क्या है? सब कुछ हो गया। चलिए, इस तरह से है तो आप लोग खैर आपको जान सकते हैं। बाकी और भी चीजें हम बता देंगे। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इसको हम बता दें, बाकी तो आपको बता ही देंगे वो चीजें। हम इसमें थोड़ा सा और देख लें। पृथ्वी जैसे क्या है? पृथ्वी मैच मेकिंग में देख लीजिए 25 में पृथ्वी क्या है बताइए भाई, कहाँ आपने उसको मैच किया है पृथ्वी को? सतह से सतह, ठीक है, वेरी गुड। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल सतह से वायु प्रक्षेपण। उसके बाद पिनाका है, अभी बताया, ठीक है ना, बहुनाली रॉकेट प्रणाली, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ठीक है ना, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। फिर निशांत है, निशांत क्या है? चलित यान, युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण है, दूरस्थ चालित यान, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे और बाकी और चर्चा कर देंगे और आप लोग को आंसर की भी दे देंगे। समय हमको यहाँ पे नहीं अपना थोड़ा सा व्यर्थ करना है। और अब हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजें देख लेंगे, बचा हुआ था इसी में, हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें देख लेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, शुरू में जो है DRDO की बात कर लेते हैं। DRDO जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ चीजें इसकी रह गई थी। DRDO क्या है? DRDO के बारे में बात करते हैं। सबसे जो कि इम्पोर्टेंट रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ठीक है ना। DRDO के बारे में अगर बताएं हम आपको, तो डिफेंस जो रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके इस समय प्रेजेंट में कौन है चेयरमैन? बताएं। समीर बी कामत, समीर बी कामत, वेरी गुड, समीर बी कामत इनके चेयरमैन है। नोट करना चाहे आप लोग नोट कर लें। समीर बी कामत, समीर बी कामत प्रेजेंट चेयरमैन
मिस्टर समीर बी कामत, समीर बी है बी कामत, समीर बी कामत। और डायरेक्टर भी इसके नोट कर लें। डायरेक्टर के बारे में बताएं कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री। नहीं, डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ श्रीमती यू जे आर संथी, श्रीमती यू जे आर संथी, श्रीमती यू जे आर संथी डायरेक्टर है, इसके महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल श्रीमती यू जे आर संथी, ठीक है। और डीआरडीओ में जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, किसी को आइडिया है? प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के यहाँ नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के जो रक्षा सलाहकार होते हैं दूसरे कोई होते हैं भाई, यहाँ हम लोग गलत बता के ना, डिफेंस मिनिस्टर के, ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्टर के जो डिफेंस एडवाइजर होते हैं, रक्षा सलाहकार जो होते हैं, हमें थोड़ा सा यहाँ इंप्रूव करना होगा जी। मंत्रिपरिषद डिफेंस जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? मिस्टर राजनाथ सिंह। उनके जो रक्षा सलाहकार जो हैं वही जो है डीआरडीओ के कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना। तो जो समीर बी कामत है वो कौन है? इनके रक्षा सलाहकार हैं, रक्षा मंत्री के, ठीक है ना। इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपडेट कर लीजिए इसको कि डॉक्टर ये बी कामत जो है ये कौन है? डिफेंस एडवाइजर, इसके डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। और जो आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा सलाहकार की बारे में जो बात कर रहे थे वो कौन है? अजीत डोभाल। जो कौन है वो? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भैया आपको। और जो इनके अगर जेआर संधि के बारे में अगर आपको नोट करना होगा, थोड़ा नोट कर ही लीजिए। 1 जुलाई 2003 को ये पदस्थ हुई, 2023 को 1 जुलाई 2023 मतलब ये पद पर आसीन हुई। कौन? यू जे आर संथी, 1 जुलाई 2023। इनका हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और जिसकी स्थापना जो है 1958 में हुई, ये भी आपने कहीं नोट किया होगा, कर ले आप लोग। 1958 में इसकी स्थापना हुई है, 1958 में पंचवर्षीय योजनाओं के बाद। पंचवर्षीय योजना कब आ गई भारत में? 1950 के बाद, ठीक है ना, ठीक है ना। सर इनका स्थापना भूल गए, क्या बोले? 1958 यहाँ लिखा हमने, 1958 जो है इनकी स्थापना वर्ष है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह विभाग आता है, यह ऑर्गेनाइजेशन आता है, यह संस्था रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से घुमा के पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो उसमें बिल्कुल जानकारी तो बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डीआरडीओ की हिस्ट्री के बारे में, बैक समय में चलते हैं। डीआरडीओ की वास्तव में शुरुआत कब से हुई या क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि डीआरडीओ की जो स्थापना है 1958 में तो हुआ, ये तो हम जान रहे हैं, परंतु इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि है रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना, DRDE के नाम से इसको जानते हैं, DRDE के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। हाँ,
इससे पहले DRDO से पहले DRDE के नाम से इसको जानते थे। और इसका जो शुभारंभ हुआ DRDE का वो 1947 से हुआ। 1947 से हुआ। DRDE का आप लिखना चाहें 28 दिसंबर 1947। उस समय ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने एक प्रयोगशाला का सृजन किया। कौन? ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने, ग्वालियर के महाराजा 28 दिसंबर 1947, उस समय ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया, क्या बोले? जीवाजी राव सिंधिया ने एक प्रयोगशाला का सृजन किया और इसका नाम जीवाजी औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, इसका नाम जीवाजी औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसको शॉर्ट में JIRL, अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, JIRL, जीवाजी इंडस्ट्रियल रिसर्च लैबोरेटरी, ठीक है ना, जीवाजी इंडस्ट्रियल रिसर्च लैबोरेटरी JIRL के नाम से इनका नाम रखा गया, JIRL। और एक चीज और है, इंटरेस्टिंग चीज, कि इसका उद्घाटन भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन द्वारा किया गया। इनका उद्घाटन कभी बाई चांस आपसे पूछ सकता है कि JIRL क्या है, तो इसमें आपको नाम इसमें पता चल सकता है कि JIRL DRDO का ही पूर्व प्रचलन, जिसकी स्थापना किसने किया था? इसका उद्घाटन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने किया या के द्वारा किया गया। कुछ आज के डेट में अलग अलग CISF का हो गया, BSF का हो गया और DRDO का हो गया। इनके जो वह है ध्येय वाक्य के भी बारे में बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग एक होमवर्क छोटा सा उसी में टिप्पणी बना के लिखेंगे कि ध्येय वाक्य किसका आपको नोट करना है? CISF, ठीक है ना, CISF, क्या बोले? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। फिर BSF, RAW, और किसका हो गया भाई? ISRO, क्या? ISRO और DRDO का मैं अभी बता देता हूं, बलस्य मूलम विज्ञानम, DRDO का जो ध्येय वाक्य है। अच्छा, बाकी जो है वो आपको सर्च करके लिखना है, ठीक है ना, कि आपके लिए होमवर्क टाइप में है, आपको सर्च करके लिखना है। इसका फुल नाम लिखना है? नहीं, ध्येय वाक्य किसी भी संस्था का एक ध्येय वाक्य होता है। जैसे मैं बताता हूँ ध्येय वाक्य क्या है। जैसे आप जब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो उसमें लोगो जो बना होता है, तो लोगो क्या अभ्युदय के ऊपर बना हुआ है, तेजस्वी लोगो क्या है? तेजस्वी, ठीक है ना। उसके बाद जैसे इसमें है बलस्य मूलम विज्ञानम, बल का जो मूल है वो क्या है? विज्ञान। जो मतलब बल है, जो शक्ति का जो मूल विज्ञान हो, क्या है? मूल है विज्ञान। ध्येय वाक्य सबका होता है, तो ध्येय वाक्य हर किसी संस्था का एक ध्येय वाक्य बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का भी ध्येय वाक्य कोई बताएगा ये क्या है? कोई बताएगा? तेजस्वी नहीं ध्यान है।
क्या आप इसमें लोगों में देखिए ना, आप लोग सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, भूल गए? सर बोल दीजिए तो लिख लेंगे, हैं? बता दीजिए अपनी भूल। हाँ मुझे नहीं याद। क्या है भाई सिद्धार्थ दीपो यूनिवर्सिटी? भव, हैं? अतिदीपो भव, अत्तदीपो भव, अत्तदीपो भव, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। ऐसे ही सभी संस्थाओं के अपने ध्येय वाक्य होते हैं, तो इस ध्येय वाक्य लगभग ही दिए जाते हैं। तो अगर हम डीआरडीओ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जो ध्येय वाक्य है, अपनी एक संकल्पना है कि एक सोच है, उस पर हमको चलना है, ठीक है ना? तो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात इसके ये करते हैं कि अलग अलग जो आर्म फोर्सेज हमने बात किए हैं, अलग अलग जो फोर्सेज हमारे तीनों विंग जो है, जैसे आर्म फोर्स और नेवी, फिर नेवी के बाद एयर, इनके जो चीफ हैं, जो हेड हैं, तो इनके चीफ जो हैं ये तो अलग अलग इनके हैं विंग के। इनसे ऊपर जो तीनों को देखता है वो कौन है, सीडीएस है, और सीडीएस को भी जो देखता है वो कौन है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है ना? तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा इनके लिखेंगे आर्मी फोर्सेज, आर्मी फोर्सेज के बारे में यहाँ ऐसे लिखेंगे, आर्मी के लिए आर्मी फोर्सेज, इसको थल सेना इसको बोलेंगे, थल सेना। चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ, इनके जो मेन होते हैं, जो मुखिया होते हैं, चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ, क्या लिख दें, आर्म्ड फोर्सेज, चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनको हम जनरल के उपनाम, मतलब उनके क्या लगाते हैं, मतलब उनके उसके सामने जो है जनरल लगाते हैं। जनरल कौन है भाई, किसी को आइडिया है? थल सेना का जो वह है सेनापति कौन है इस समय, बताइए भाई, किसी को आइडिया हो? जनरल मनोज पांडे, मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, और ये 30 अप्रैल 2022 को पदस्थ हुए। 30 अप्रैल 2022, 30 अप्रैल 2022, और कौन से नंबर के ये हैं, किसी को आइडिया? 29, 29वें नंबर, 29, 29वें नंबर के ये हैं। ये हमारी कंप्लीट जानकारी हो गई आर्म फोर्सेज के बारे में, ठीक है ना, जो प्रेजेंट में जो है जनरल मनोज पांडे। इसके बाद है नेवल फोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। नेवल फोर्सेज, नौसेना, नेवल फोर्सेज कौन है इसके? इनके जो होते हैं सेना प्रमुख, उनको एडमिरल के नाम से हम जानते हैं। एडमिरल कौन है भाई? बताइए। आर हरि कुमार, आर हरि कुमार जो 25वें जो है एडमिरल के रूप में है। एडमिरल आर हरि कुमार 25th है, 25वें जो है आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं एयरफोर्स के, एयरफोर्स के बारे में। इसमें हम क्या लिखते हैं एयरफोर्स के लिए? जैसे यहाँ तो जनरल हो गया, यहाँ एडमिरल हो गया लेवल में, और एयरफोर्स में क्या लिखते हैं? एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ स्टाफ या एयर चीफ मार्शल। वेरी गुड। एयर चीफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ या एयर चीफ स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ या एयर चीफ मार्शल। वेरी गुड।
चीफ ऑफ एयर स्टाफ या एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल, ठीक है। कौन है भाई इसके? विवेक राम चौधरी। वेरी गुड। वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं। विवेक राम एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, कौन से नंबर के भाई? 27वें नंबर के, 27 नंबर के हैं। कम से कम इन तीनों को तो याद रखना पड़ेगा, साथ में सीडीएस का नाम याद रखना पड़ेगा। कौन है भाई? अनिल चौहान। नरवड़े का? अच्छा, नरवड़े बनने वाले थे, क्यों भाई? आज चर्चा कुछ ऐसी ही चल रही थी, लेकिन अनिल चौहान जी बन गए, इसलिए नरवड़े का नाम आ जाता है। क्यों? इन तीनों विंग के ऊपर सीडीएस होते हैं, जो कि सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान, ठीक है। और फिर इनको भी सबसे ऊपर जो होते हैं राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति इनको देखता है। थोड़ी सी एक कालक्रम अब हम लोग देखेंगे 1947 से 2022 के लगभग 23 तक के आसपास में कुछ चीजें ये देखेंगे कि भारत में रक्षा क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी को आगे ले जाने का कार्य डीआरडीओ के नेतृत्व में जो हुआ, तो डीआरडीओ के नेतृत्व में आपको जैसा अभी पता चला 1947 से ही लगभग एक लेबोरेटरी के रूप में शुरू हो गया, उसकी शुरुआत हो गई। तो इसमें जो है आज़ादी के तुरंत पश्चात 1947 के तुरंत बाद ही जो है 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बाद में डेवलप किया गया, इसको बोलते हैं बार, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या था, मतलब भाभा के नेतृत्व में, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इनके बारे में लिखेंगे आपको। भाभा जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक न्यूक्लियर परमाणु वैज्ञानिक थे। क्या सर, क्या बोले? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक परमाणु वैज्ञानिक के रूप में, ये हो गया था सबका। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक परमाणु वैज्ञानिक के रूप में, जो कि 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन के रूप में, क्या सर? 1948 में चेयरमैन, परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन, हाँ, परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन के नेतृत्व हेतु बनाया गया, या परमाणु ऊर्जा आयोग के नेतृत्व हेतु चेयरमैन बनाया गया, जो भी आपको अपने शब्दों में जो आप लिख सकते हैं, बनाया गया। अब यहाँ पे हमको दो चीजें पता चल रही हैं कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ 1948 में हुआ, और 48 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम जो चेयरमैन थे कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है थे। उसके बाद 1950 के बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं का दौर शुरू हो गया। पंचवर्षीय योजनाओं के दौर में ही उसके पश्चात 1958 में विज्ञान नीति लाई गई। ये भी आप लोग लिख रहे हैं एक पॉइंट रूप में, 1958 में विज्ञान नीति, साइंस पॉलिसी लाई गई। 1958 में विज्ञान नीति अथवा साइंस पॉलिसी लाई गई, और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। और इसी समय 1958 में जिस समय विज्ञान नीति लाई गई, 1958 में ही डीआरडीओ का क्या हुआ? गठन किया गया, ठीक है ना। डीआरडीओ का इसी समय गठन किया गया। और इस तरह से हम डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ ही रहे थे, विज्ञान नीति और डीआरडीओ के साथ ही
तभी जो है 1962, 1965 और 1971 में चीन के साथ साथ पाकिस्तान ने भी आक्रमण लगातार 2-2 बार कर दिया भारत के ऊपर। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ यह है कि जो भी युद्ध हुए हैं इनके ऑपरेशन कौन से हैं, भारतीय सेना के द्वारा जो युद्ध किए गए, जो भी संचालन हुए, उनके ऑपरेशन के नाम क्या है और उनका उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था सेना प्रमुख के रूप में। ठीक है ना, यहाँ यह लिखना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग लिखें 1947-48, 1960, पहला पॉइंट एक तरफ डालेंगे। 1947-48 में अब युद्ध की बात यहाँ छिड़ गई तो युद्ध को कंप्लीट जान भी ले कि कौन कौन लोगों के नेतृत्व में कैसे कैसे ये हुआ और इसका क्या परिणाम था। ठीक है, 1947-48 भारत पाक युद्ध में, जिसको प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है, भारत पाक युद्ध, पाकिस्तान या भारत पाक युद्ध 1947-48, भारत पाक युद्ध 1947-48, भारत पाक युद्ध, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध, जिसको फर्स्ट कश्मीर वार कहा, जिसको फर्स्ट कश्मीर वार कहा गया। दूसरा है गोवा की मुक्ति, गोवा की मुक्ति। अच्छा, ये जो भारत पाक युद्ध जो 1947-48 हुआ, इसके पीछे का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा, कि उस समय राजा हरि सिंह कश्मीर में जो है शासक थे उस समय, जबकि उस समय पूर्ण रूपेण भारत का एक जो गठन था वो हुआ नहीं था। तो क्या था कि राजा हरि सिंह मतलब विलय करने के पक्ष में कहाँ कौन था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चलाया गया, आप लोग जान ही रहे हैं, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो, जब उसके जो वहाँ का वो था शासक था, उसको क्या किया, बंदी बना दिया गया सैनिकों के द्वारा। जो भारतीय सैनिक थे उनके द्वारा उसको बंदी बना गया। बंदी बनाने के बाद ही वो जो है विलय पे हस्ताक्षर उसने किया, विलय पे हस्ताक्षर तब किया। इसी प्रकार से राजा हरि सिंह का भी कुछ मंसूबा कुछ इसी तरह से था, जो कश्मीर के शासक उस समय थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, 500 कबायली सैनिकों को, 500 कबायलियों को एक साथ उस पर अटैक करा दिया कश्मीर में। तब जब लगा राजा हरि सिंह को कि अब हमारा कश्मीर बचने को नहीं, अब तो पाकिस्तान में चला ही जाएगा, तब राजा हरि सिंह ने क्या किया, इंडियन आर्मी की हेल्प लिया कि हमें बचाओ और हमारा तत्काल जो है राज्य को, हमारे राज्य को विलय कर दो। तब जब 500 कश्मीर ये पाकिस्तानी जो कबायली थे, इनके अगेंस्ट में जब इंडियन आर्मी जब वहाँ पर उतरी तो उनको पीछे की तरफ खदेड़ा और कश्मीर का वहाँ पे विलय हुआ। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका जो ये रहा है। और गोवा की जो मुक्ति है, ऑपरेशन विजय, अगला है गोवा की मुक्ति, गोवा की मुक्ति, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय फर्स्ट इसको कहिएगा आप 1961 में है, गोवा की मुक्ति 1961 में ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 1901 जो है ऑपरेशन विजय एक फर्स्ट है, ऑपरेशन विजय फर्स्ट, सेकंड भी है, भी ऑपरेशन विजय सेकंड इसको जानते हो 1961 में है। इसके बाद है 1965 भारत पाक युद्ध, जिसको दूसरा कश्मीर युद्ध के नाम से जानते हैं, सेकंड कश्मीर वार। भारत 1965 भारत पाक युद्ध तीसरे पॉइंट के रूप में लिखिएगा। और इसके साथ जो इसका सेनाध्यक्ष जो था, सेनाध्यक्ष जिसके मतलब उसमें लड़ा जा रहा था, ये कौन था, JN चौधरी। JN चौधरी थल सेनाध्यक्ष के रूप में थे, जो नेतृत्व जो कर रहे थे, JN चौधरी, JN चौधरी। और मजे की बात यहाँ एक चीज और भी है कि इसमें सेकंड वार मतलब जो पाकिस्तान के साथ हुआ ये इस तरह से 1965 में, इसमें क्या था कि इंडियन आर्मी जो है लाहौर तक लगभग पहुंच चुकी है। इंडियन आर्मी जो है कई एरिया को कवर करते हुए, जो भारत पाक ऑक्युपाइड जो इस समय कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ उसको कवर करते हुए, पार करते हुए, और ये लाहौर तक, कराची तक लगभग पहुंच गए। ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनके जो समझौते और उस समय की जो नीतियाँ रही उसके हिसाब से हाँ 1965 हो गया भाई। इसके
इसके बाद है 1971 का जो 1971 का 65 से पहले अगर तो 62 हमें लिख लेना चाहिए था। देखिए चलिए छूट गया, कोई बात नहीं, आगे हम लोग लिख लें, पहले पाकिस्तान के युद्ध को हम थोड़ा सा देख लें। 1971 भारत पाक युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध हुआ। हाँ, जिसको लिब्रोवेट इसको शॉर्ट नेम से जानते हैं, लिब्रोवेट। बताता हूँ क्या है लिब्रोवेट। लिब्रोवेट ब्रैकेट में करिएगा, लिब्रोवेट। मुक्तिवाहिनी सेना का भारत के सैनिकों ने क्या किया, समर्थन किया। और इंदिरा गांधी की सरकार में, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उस समय फील्ड मार्शल सैम मानेक शाह हुआ करते थे, जो कि नेतृत्व कर रहे थे सेना का। उन्होंने कहा कि इसको जो है पाकिस्तान को, जो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था पाकिस्तान, और आप सोच भी सकते हैं कि भारत के बीचों बीच को जो है अपना रास्ता बनाए हुए मध्य से एक तरह से तो पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान में जाने के भारत के मध्य से ही होके जाते। अब आप सोचिए कहाँ की नाइंसाफी है। और उसके बाद जो है ऐसी स्थिति क्रिएट हुई वहाँ पे कि मुक्तवाहिनी सेना को जो है उसने, इंडियन आर्मी ने स्वतंत्र कराया, मतलब उस देश को बांग्लादेश के रूप में आजाद कराया। ठीक है ना। तो उस समय कौन थे, फील्ड मार्शल सैम मानेक शाह 1971 में। सैम मानेक शाह मुक्तिवाहिनी का समर्थन भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया और पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करके उसको बांग्लादेश नाम से एक नया राष्ट्र का गठन किया। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं 1962 की, जो कि भारत चीन युद्ध के संदर्भ में है। 1962 जो कि भारत चीन युद्ध के संदर्भ में है। यहाँ 4 लोगों के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारत की पराजय हुई थी। जिसमें पहला जो नेतृत्व जो था ब्रिजमोहन कौल, JL नेहरू, ब्रिजमोहन कौल, दूसरा है JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और 3 और 4 एक VK कृष्णन मेनन भी थे इसमें। VK कृष्णन मेनन के अलावा जो है PM थापर, क्या सर, PM VK कृष्ण मेनन और PM थापर। यदि किसी के भी बारे में पूछ लिया जाता है तो इनमें से जो 4 नेम है, किसी के भी बारे में अगर पूछ लिया जाए किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो आप इनमें से किसी का भी जिक्र कर सकते हैं। जो मेन थे वो थे VK कृष्ण मेनन ही उस समय थे। इसके बाद बात आती है ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में घुसपैठियों को एक तरह से रोकने के लिए क्या हुआ, सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने का जो उद्देश्य था इंडियन आर्मी के द्वारा घुसपैठियों को। 1984 ऑपरेशन मेघदूत। उसके आगे से घुसपैठियों को रोकने के सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने का उद्देश्य। घुसपैठियों को, जब मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बताऊंगा, तो भी मैं पूरी इतिहास बताऊंगा कि क्या इतिहास रहा है। हमारा जो नेविगेशन सिस्टम भारत ने जो लॉन्च किया, उसका सबसे बड़ा वजह क्या रहा है। 98 का जो युद्ध हुआ 99 में, वो क्यों हुआ और क्या वजह रहा, कहाँ से किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और एरोस्पेस अथवा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमने किस वजह से कहाँ हमने सफलता पाई,
बाद है कारगिल संघर्ष 1999। कारगिल संघर्ष 1999, कारगिल वार 1999, कारगिल वार हो गया। जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में, कारगिल जिला है ना जम्मू कश्मीर में, उसी जिले में घुसपैठियों को ने कड़ी चुनौती पेश किया। घुसपैठ की वजह से ही 2 बार का युद्ध लगभग। जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में घुसपैठियों ने कड़ी चुनौती पेश किया, कड़ी चुनौती पेश किया। इसे ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन विजय के नाम से। विजय सेकेंड, ठीक है ना। ऑपरेशन विजय कौन सा था पहला वाला? गोवा, ठीक है। और उसके बाद अच्छा गोवा को क्यों, क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पे ऐसा करना पड़ा ऑपरेशन विजय फर्स्ट, जो वहाँ पे पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो ऑपरेशन विजय सेकंड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उग्र विरोधी अभियान है अगला पॉइंट में। उग्र विरोधी, उग्रवादियों के रूप में, जो इनका एंटी क्या टेररिज्म के रूप में उग्र विरोधी अभियान, उग्र विरोधी अभियान, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। इसके समय में इंदिरा गांधी सरकार में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। और उसके पीछे की जो शॉर्ट स्टोरी है वो क्या है कि भिंडरावाला, एक ऐसा नेतृत्व जिसका नाम था भिंडरावाला, ठीक है ना। हाँ, खालिस्तानी समर्थक था। अब आप बीच में नींद में आते हो खालिस्तानी समर्थक, ये खालिस्तानी क्या है? जो पंजाब को एक खालिस्तान के रूप में एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा जो चलाए गए अभियान है, जो कैसे अभियान है, बिल्कुल आतंकी अभियान है उनके द्वारा चलाए गए, ठीक है ना, खालिस्तानी। तो खालिस्तानियों के द्वारा भिंडरावाला जो है क्या कर रहा था, उनका समर्थन कर रहा था, ऐसे आतंकियों का समर्थन, ऐसे उग्रवादियों का समर्थन कर रहा था। और कश्मीर के स्वर्ण मंदिर के तख्त पे, अकाल तख्त जो सबसे मेन जगह होता है, अकाल तख्त को उसने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। और अपने उग्रवादियों के द्वारा मतलब कई महीनों तक उसमें जो है वो हुए, मतलब आप समझ लीजिए कि गोलियां चली वहाँ पर। और तब जाके जो है वहाँ के अंदर कश्मीर स्वर्ण मंदिर करे, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में जो घुसे हुए, तब जाके घुसपैठी मारे गए। उसमें डीजीपी लेवल के लोग भी मार कर उन्होंने सुला दिए ऐसे उनके सामने, जो है स्वर्ण मंदिर के सामने बिल्कुल। उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिनको इंदिरा गांधी सरकार को चलाना पड़ा, जिसमें काफी संख्या में सिख मारे, एक मिनट में आ रहे हैं, इसमें काफी संख्या में सिख मारे गए थे, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 हो गया भाई उसका। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर अमृतसर में भिंडरावाला के समर्थन में, जो कि क्या था वो भिंडरावाला खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी नेतृत्व कर रहा था, उग्रवादी था। इसके बाद है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना आए दिन जो कश्मीर में जो समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है कश्मीर के लोगों के लिए, ऑपरेशन सद्भावना, सिविलियंस के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाई गई। ऑपरेशन सद्भावना क्या है भाई? ऑपरेशन सद्भावना कश्मीर में बॉर्डर एरिया में जो वहाँ के सिविलियंस है उनके साथ आपसी तालमेल बिठाने के लिए, इसका तालमेल वहाँ के आर्म्ड फोर्स का तालमेल, वहाँ के सिविलियंस, ठीक है ना, ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है ना। आम सिविलियंस, आम जनता के साथ, कश्मीर के आम जनता के साथ आर्म्ड फोर्सेज का क्या करना, आपसी सहमति से, आपसी सद्भावना से, ठीक है, रहने की या उनके अपने फेवर में लेने की बात को ऑपरेशन सद्भावना के रूप में जाना। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक ने रूप लिया 2016 में, आगे लेंगे आप इसमें पॉइंट में, सर्जिकल स्ट्राइक 2016।
सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में। कुछ देर और हम लोग लेंगे थोड़ा समय। और इसी क्रम में डॉक्टर कलाम को क्या किया गया, 1980 के दशक में इनको न्यूक्लियर डेवलपमेंट के क्षेत्र में पूरी तरह से उनको मुक्त हस्त किया गया, मतलब पूरी तरह से उनको स्वतंत्र किया गया। इसको डॉक्टर कलाम को, जिससे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सके भारत देश को, ठीक है ना। तो इस तरह से, और जिसमें सबसे पहला जो उनका मिसाइल था, मैंने आपको बताया था पटना के तहत, पटना PATNA, उसमें पृथ्वी जो है PNA, पटना के रूप में जो मैंने उसका जिक्र किया था, फर्स्ट मिसाइल पृथ्वी के रूप में उन्होंने लॉन्च बनाया, पृथ्वी, ठीक है ना। और अग्नि के रूप में जो था, अग्नि को जो है टेसी थॉमस ने नेतृत्व किया था पूर्ण रूप से। अग्नि को टेसी थॉमस, जिसमें उसको उन्हीं के नाम पे उनको अग्निपुत्री भी कहा जाता है और मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, टेसी थॉमस, डॉक्टर टेसी थॉमस, ठीक है ना। और पिनाक के बारे में थोड़ा सा आप लोग कमेंट में लिखना चाहें। पिनाक जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, सभी दिशाओं में मार करता है। और एक सबसे खास बात है पिनाक की, क्या 44 सेकंड में 12 रॉकेट जो है छोड़ता है, 44 सेकंड में 12 रॉकेट छोड़ता है पिनाक। पिनाक जहां आपने लिखा है, पिनाक के बारे में आप लिख लीजिएगा कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट छोड़ता है पिनाक। अच्छा, इसके पहले आप लोगों ने बोफोर्स और हैविक्टर के बारे में सुना होगा। बोफोर्स, जी सर, बोफोर्स एक जांच का विषय भी था। बोफोर्स का एक बड़ा बवाल चल रहा था कांग्रेस गवर्नमेंट में। बोफोर्स जो है वो क्या था, तोप। हैविक्टर क्या था, वो तोप था। बोफोर्स और हैविक्टर के बारे में अगर मान लीजिए पूछ ही दिया जाता है तो आप उसको किस श्रेणी में रखेंगे, तोप रखेंगे, तोप की श्रेणी में। बोफोर्स एंड हैविक्टर, हैविक्टर, ठीक है। बोफोर्स और हैविक्टर एक प्रकार से तोप की प्रणाली में है, ठीक है, तोप। और इसका एडवांस वर्जन, इसका बोफोर्स और हैविक्टर का ही एडवांस वर्जन कौन सा है, आर्टिलरी गन, धनुष। बोफोर्स और हैविक्टर का एडवांस तकनीक, एडवांस तकनीक कौन है, आर्टिलरी गन, आर्टिलरी गन, धनुष। धनुष को आर्टिलरी गन बोलते हैं, आर्टिलरी गन, धनुष। जो इसका किसका है, धनुष का एक प्रकार का तोप भी है, वो मतलब एडवांस वर्जन है इन दोनों का, तोप का एडवांस वर्जन धनुष है। आर्टिलरी मीन्स होता है गोले दागने वाले मशीन के संबंधित, है ना, गोला दागने से संबंधित आर्टिलरी होता है, ठीक है। आर्टिलरी गोला दागने से संबंधित होता है। देखिए 2 पॉइंट आपने छोड़ गए भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर बता दीजिएगा, आप मेरा फॉर्म जमा होना था ना कॉलेज पे, तो वो भैया ला के आए। अब हम लोग बात करेंगे एयर डिफेंस सिस्टम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। एयर डिफेंस सिस्टम हो गया था, लिख दिया था, हो गया था। अब हम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम, मैंने बात किया था, मैंने बताया था कि जब वो दौर जो था, जब पाकिस्तान और चाइना जैसे राष्ट्र जब वो अपने ऐसे मिसाइल बना रहे थे कि अटैक करने के लिए, तब उस समय भारत क्या कर रहा था, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपना रहा था, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम ADS को अपना रहा था। ADS में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि रसिया का जो ADS सिस्टम है, एक प्रकार से जिसको बोलते हैं हम अम्ब्रेला सिस्टम, इसको अम्ब्रेला सिस्टम बोलते हैं, एयर अम्ब्रेला सिस्टम। मतलब एक तरह से ऐसे छाता के रूप में जो कि हमारे इसके नीचे देश
बारे में बताएंगे, पीएडी और एयर डिफेंस सिस्टम ग्रुप में, अम्ब्रेला के रूप में, कभी कभी कर्नल और कार्य के रूप में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक ऐसी छतरी के रूप में जिसके नीचे हमारा देश और हमारा एरिया सुरक्षित रह सके, वो क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, शत्रु से की तरफ से आने वाली जो मिसाइल्स हैं उनको सुरक्षा देने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया, विकसित किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम किसकी तरफ से, भारत की तरफ से उसको विकसित किया गया, जिसमें मैं भारत के बारे में बाद में बात करूंगा। अभी हम बात करते हैं रसिया के बारे में, रूस के बारे में। यस 400 और यस 500, ये क्या है, ऐसी मिसाइलें हैं जो, ये क्या है, यस 400 या 500 क्या है, ये रसिया की मिसाइल है, रूस की मिसाइल है, रसियन मिसाइल रसियन मिसाइल यस 400 या 500 और ये प्रोसेसिंग में है यस 500। मतलब जितनी तेजी से आने वाली, हवा में आने वाली मिसाइल को, शत्रु की तरफ से आने वाली मिसाइल को समाप्त कर देंगी, ठीक है ना। ये इस तरह से इसको बनाया गया। इसके बाद है थॉर्ड। आपके पास क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन था थॉर्ड, ठीक है ना। सबसे पहला ही क्वेश्चन था थॉर्ड, थॉर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका वही था जो मैंने आप लोगों को बताया था, थॉर्ड के बारे में, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड के बारे में। तो इस तरह से थॉर्ड इसको बोलते हैं। थर्ड क्या है, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम, थॉर्ड। नोट कर लेंगे, थॉर्ड इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, या TH डबल AD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस। सर इसको हिंदी में क्या बताया है, हिंदी में कुछ बोले उसके लिए? नहीं, बस इतना ही है, हार्ड है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस, हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम। थर्ड इसको बोलते हैं। थर्ड जो टेक्नोलॉजी है, एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी किसकी है, अमेरिका की है भाई। थर्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी ये समझ नहीं लिखा है, किसकी है, अमेरिका, अमेरिका। थर्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम अमेरिका की है। इसके बाद इजराइल की है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल की क्या है, आयरन डोम इजराइल की। आयरन डोम किसकी है, इजराइल। आयरन डोम इजराइल। अब इन तीन कंट्रीज का हो गया। अब हम बात करते हैं इंडिया ने कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किए। तो कोई बता सकता है, कोई एक है, कोई आइडिया? सर एक तो हम लोगों ने रूस से खरीदा है S-400। हाँ, तो खरीदा है, लेकिन भारत ने खुद डेवलप किए हैं। हम बताते हैं इसमें भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, लिख ले आप लोग, भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम डिफेंस प्रोग्राम के अंतर्गत, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है। आप कहीं रास्ते में लग रहा है अभी आपको, दूर बैठे हैं सर, हम दूर बैठे, आगे बैठ जाओ। इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम। पृथ्वी, पहला है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, PDV,
इसको पीडीबी के रूप में भी जानते हैं। सुनिए ध्यान से, क्या है भारतीय जो रक्षा प्रणाली है, रक्षा कार्यक्रम पृथ्वी, पीडीबी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, डिफेंस व्हीकल यान, पीडीबी। और इसकी जो मारक क्षमता, मतलब उसको रोकने की जो क्षमता है अगले मिसाइल को, वो क्या है 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की दूरी में कवर कर सकता है। 50 से 150 किलोमीटर, पीडीबी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। इसके बाद है एडवांस एयर डिफेंस आर्ड। अमेरिका ने थर्ड दिया, भारत ने थर्ड कर दिया भाई। एडवांस एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस दूसरा है, लिख दें एडवांस एयर डिफेंस आर्ड, एडी, डबल एडी आर्ड, एडवांस एयर डिफेंस, एयर डिफेंस। इसका है भारत का है, और ये वायुमंडल के अंतर्गत ही, इसमें 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक का ही इसका रेंज है वायुमंडल के भीतर। और इसका नाम भी जान लीजिए, आर्ड का अश्विन नाम से जानते हैं, अश्विन, 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 अश्विन के नाम से आर्ड को, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को अश्विन का नाम रखा गया, अश्विन, ठीक है ना। और इंडिया का जो ये मतलब इस तरह से जो बनाया गया पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम पैड, एक इंडिया का, और इसमें लिखिए इंडिया का पृथ्वी वायु रक्षा, पृथ्वी एयर डिफेंस जो सिस्टम बनाया गया, पीएडी, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस पैड, पीएडी, इंडिया का पीएडी पैड। मैक्सिमम रेंज इसका 80 किलोमीटर है भाई, पीएडी पृथ्वी एयर डिफेंस, पीएडी पृथ्वी एयर डिफेंस, पृथ्वी एयर डिफेंस। और मैक्सिमम रेंज इसका कितना है 80 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये रहा अब तक का भारत का जो है वायु रक्षा प्रणाली, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग